नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। नामांकन पत्र में गलत जानकारी पर उम्मीदवारों को हो सकती है 2 साल की कैद। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, कानून मंत्रालय प्रस्ताव पर कर रहा है विचार। आरएसएस ने शिक्षा के निजीकरण पर जताई चिंता। बैठक में प्रस्ताव पारित। शिक्षा बजट बढ़ाने को लेकर सरकार पर बनाएगा दबाव। जमीयत के सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष का संदेश। सत्ता में बैठे लोग बना रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को निशाना। आरएसएस की आईएस से तुलना वाली गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर बीजेपी संघ का सख्त ऐतराज। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से फसलों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी। ट्रैकिंग के लिए कुल्लू गए 8 छात्र लापता। और टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने कोलकाता पहुंची पाकिस्तानी टीम। जिम्बाब्वे पर जीत के साथ सुपर 10 में अफगानिस्तान। पेशेवर मुक्केबाजी में विजेंद्र की चौथी जीत। खबरें विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए 2 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव किया है जो नामांकन के समय तथ्यों को छिपाते हैं या गलत जानकारी देते हैं। हैदराबाद में उन्होंने चुनाव और राजनीतिक सुधारों पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगाने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29B में संशोधन की जरूरत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पंजाब के नेताओं के साथ एक मैराथन बैठक की। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। रणनीति पर हुई बैठक में पंजाब के करीब 30 नेता मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इस बात पर मंथन किया कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला कैसे किया जाए। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में पदयात्रा की और मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की अपील की। इससे पहले 8 मार्च को ममता बनर्जी ने कोलकाता के श्याम बाजार से पदयात्रा शुरू कर औपचारिक शुरुआत की। वो आज जंगल महल के दौरे पर जाएंगी। ममता बनर्जी अकेले पूरे राज्य में 150 से ज्यादा चुनावी रैली करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह बताया है कि राज्य में चुनाव के दौरान 3 से 4 दौर में प्रधानमंत्री की 10 रैलियां हो सकती हैं। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की उम्मीद है। 4 दिनों बोलेছি 10টা সভা করলে ভালো হয়। জায়গার নাম সম্ভাব্য ডেট আমরা লিখে মাননীয় আমাদের অধিকারীদের হাতে দিয়েছি। আমিও গত দিল্লি গেছিলাম সেদিন, সেখানে আমরা লিখে দিয়েছি। সেই ডেটগুলো ওনারা নিশ্চিত করলেই আমরা এখানে প্রস্তুতি শুরু করব। डीएमके ने गठबंधन के दलों के साथ सीट समझौते के लिए 4 नेताओं की एक समिति बनाई है। इसकी अगुवाई पार्टी के कोषाध्यक्ष एम.के. स्टालिन करेंगे। डीएमके ने इस बार कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है। डीएमके विजयकांत की अगुवाई वाली डीएमडीके को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती थी, लेकिन विजयकांत ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राज्य में 16 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 19 मई को होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आरएसएस पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। आजाद के इस बयान पर बीजेपी ने माफी की मांग की है, तो वहीं आरएसएस ने कहा है कि वो इस पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आरएसएस के सिद्धांतों को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इसकी तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से की है। आईएसआईएस वाली जैसी संगठनें हैं, उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना हम आरएसएस का करते हैं।
हमारे बीच में भी इस्लाम में दुनिया में कोई गलत काम करता है तो वो आरएसएस से कम नहीं। आजाद के इस बयान का बीजेपी और आरएसएस ने विरोध किया है। बीजेपी ने माफी की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कार्रवाई की मांग की है। गुलाम नबी साहब ने जो तुलना की है आईएसआईएस के साथ, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है, इस तरह की टीका टिप्पणी हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। वहीं आरएसएस ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। आईएसआईएस के साथ आरएसएस का जो तुलना करने से एक प्रकार से कांग्रेस का जो बौद्धिक दिवालियापन ये बाहर उभर कर आया है। गुलाम नबी आजाद ने ये बयान जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश संकट से गुजर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कुछ लोग नफरत का माहौल फैला रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में सोनिया गांधी का ये संदेश कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पढ़कर सुनाया। वहीं जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा। फिरकावाराना ताकतें एक गहरी साजिश के तहत मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ रही हैं और मुल्क में नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं। देश के सेकुलरिज्म को खासकर निशाना बनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए गहरी फिक्र की बात है। आरएसएस ने देश में शिक्षा के निजीकरण पर चिंता जताई है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि सरकार शिक्षा के बजट को बढ़ाए ताकि छात्रों को बेहतर और सुलभ शिक्षा मिल सके। संघ का कहना है कि शिक्षा में सरकार के बजट कटौती की वजह से निजी सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ी रही है, जिसकी वजह से आम बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारे प्रस्ताव में हमने दो प्रकार की बातें कही हैं। एक तो सरकार का आवंटन बढ़ना चाहिए और दो, इसके लिए निजीकरण में चलने वाली सारी शिक्षा संस्थाओं पर कोई एक स्वायत्त नियामक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आज भी है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, लेकिन इतना सक्षम काम नहीं बन रहा है। बहुत कड़ाई से सुचारू रूप से उसके ऊपर एक नियमन करने की, रेगुलेशन करने की भी आवश्यकता है। और आयुष मंत्रालय ने मंत्रालय में मुसलमानों की भर्ती नहीं करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने इसे मनगढ़ंत और शरारतपूर्ण बताया है। एक आरटीआई के जवाब में दावा किया गया है कि सरकार की नीति के तहत आयुष मंत्रालय में मुसलमानों की भर्ती नहीं करती। इस आरोप के जवाब में मंत्रालय ने यह बताया है कि मीडिया और सोशल मीडिया कुछ वर्ग आरटीआई के जवाब का हवाला देकर गलत प्रचार कर रहे हैं। सरकार ने 300 से ज्यादा दवाइयों के निर्माण और उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस फैसले का मकसद देश में ऐसी दवाइयों के दुरुपयोग को रोकना है। सरकार के अनुसार कई दवाइयां सरकार के बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर बेची जा रही हैं। इस फैसले से उन कंपनियों पर नकेल आसानी से लगाई जा सकती है जो राज्यों के अलग अलग कानूनों का फायदा उठाकर ऐसी दवाइयां बाजार में लाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में और सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा कि भारत में भ्रष्टाचार और दखलंदाजी पुराने जमाने की बात हो गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने आय असमानता पर चिंता जाहिर की है। भारत और IMF की ओर से आयोजित एडवांसिंग एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि IMF का मौजूदा ढांचा वास्तविकताओं से दूर है। उन्होंने इसमें सुधार कर उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा अहमियत देने पर जोर दिया। चेंज इन कोटास इज नॉट एन इश्यू of increasing the power of certain countries. It is an issue of fairness and legitimacy. प्रधानमंत्री ने भारत में आर्थिक सुधारों को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार उन नीतियों को जारी रखेगी जिससे विकास में तेजी आए और इसका सबको फायदा मिले।
Our underlying philosophy is clear: to create the climate for wealth generation and for that wealth to be spread to all Indians, especially the poor, vulnerable, farmers and disadvantaged communities. वहीं आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने वैश्विक मंदी के दौर में भारत को चमकता हुआ सितारा बताया। उन्होंने कहा कि भारत में बदलाव से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने एशिया में बढ़ती आय असमानता पर चिंता भी जताई। We just recently published a study that concludes that income inequality has increased in 15 of the 22 Asian economies since 1990. And Asia remains home to 2/3 of the world's poor, many of whom live in this country. आईएमएफ ने जनवरी में कोटा सुधार लागू करने की बात कही थी। इसके तहत भारत का वोटिंग अधिकार 2.34% से बढ़कर 2.60% हो जाएगा। इससे भारत आईएमएफ के 10 बड़े सदस्यों में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले उद्योगपति अब शेयर बाजार से पैसा नहीं उठा पाएंगे। सेबी की बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ। उधर विजय माल्या मामले में कांग्रेस ने सीबीआई का नोटिस बदलने पर सरकार से सफाई मांगी है। शनिवार को सेबी की बोर्ड बैठक में बकाया कर्ज नहीं चुकाने वाले उद्योगपतियों पर सख्ती बरतने का फैसला हुआ। ऐसे लोग अब बाजार से पैसा नहीं उठा सकेंगे और न ही कंपनियों में कोई पद ले सकेंगे। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई अधिकारी शामिल हुए। If somebody is proven by RBI or its orders or its finding that he is a willful defaulter, then it is very risky to allow that person or that individual or that company to raise money from the retail persons in the market. सेबी के इस फैसले का असर उद्योगपति विजय माल्या पर भी पड़ेगा। फिलहाल माल्या कई कंपनियों के बोर्ड में हैं। 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए बैंकों ने माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में याचिका दे रखी है। इस बीच माल्या की बंद पड़ी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने शनिवार को मुंबई में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बकाया वेतन दिलाने की मांग की। ये जितने भी प्रॉपर्टीज या एसेट जो सीज होंगे, हम चाहते हैं कि उसका जो भी रिकवरी लिक्विडेट होके रिकवरी होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाए। एम्प्लॉयज का बकाया जो है, जो आउटस्टैंडिंग है ड्यूज, उनको भरने के बाद फिर वो पैसा दूसरे लोगों में बांटा जाए। कांग्रेस ने पूछा है कि अगर लुकआउट नोटिस गलती से जारी हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। सीबीआई ने शुक्रवार को कहा था कि माल्या के खिलाफ पहला लुकआउट नोटिस गलती से जारी हुआ था। इन मामलों में लुकआउट नोटिस सिर्फ राष्ट्रीय स्तर और सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। ये इंटरपोल के साथ कनेक्ट होता है, ये विदेश जाता है, इस पे पूरी कार्रवाई होती है, हस्ताक्षर होते हैं। तो हम तो बहुत ही इसको रहस्यमय मानते हैं। अगर कवर अप इस प्रकार से करना है तो बहुत ही मजाकिया, हास्यास्पद लगता है। वहीं बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने माल्या के खिलाफ जांच टास्क फोर्स को देने की मांग की है। मैं सरकार से प्रार्थना करने जा रहा हूं, जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वो साथ में मिलकर एक टास्क फोर्स जैसा बनाए, क्योंकि इसमें काफी बड़े पैमाने में जैसे बेनामी कंपनियां, शेल कंपनियां, बोगस बिल्स जिसको हम कहते हैं ना, उन्होंने जो डीआईजीओ को जो कंपनी बेची उसमें भी नॉन ट्रांसफरेंस डील हुआ है। विजय माल्या 2 मार्च को देश से बाहर चले गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति भवन में एक सप्ताह तक चलने वाला फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन कल से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। इसमें पूरे देश से करीब 85 आविष्कारक शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति की सचिव ओमिता पॉल ने हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू से खास बातचीत की। राष्ट्रपति भवन में सेकंड फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ओमिता पॉल जी। मैम, ये जो दूसरा एग्जीबिशन की शुरुआत अभी हुई है, क्या मकसद है इसका? देखिए, मकसद इसका वही है जो पहले फेस्टिवल में था। वो ये है कि इनोवेशन का जो आइडिया है, इनोवेशन को एक मूवमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने देश की
जल्दी से जल्दी इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें इनोवेशन को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में अगले 7 दिन तक ये माहौल देशवासियों के लिए मौजूद रहेगा। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राष्ट्रपति भवन से, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। वे इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति डाक विभाग की ओर से हाईकोर्ट पर बनाए गए 2 टिकट जारी करेंगे। एक टिकट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और दूसरे पर इसकी लखनऊ खंडपीठ की फोटो होगी। इसके बाद वो 10 रुपए का वो सिक्का भी जारी करेंगे जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट बना होगा। इसके अलावा शताब्दी पत्रिका का विमोचन भी वो करेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर और केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा के अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी मौजूद रहेंगे। हाई कोर्ट की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया और मानवाधिकार पर कार्यशाला में JNU का मुद्दा बार बार उठा। मीडिया ने इस मामले को जिस तरह से कवर किया उस पर जानकारों ने कई सवाल उठाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय विधि संस्थान की कार्यशाला में बच्चों और महिलाओं के अधिकार, मानवाधिकार की रक्षा से जुड़े और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य शरद चंद्र सिन्हा ने मीडिया की स्वायत्तता की वकालत की, लेकिन कहा कि रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने JNU की घटना पर मीडिया कवरेज से नाराजगी जाहिर की। विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे और अधिक उत्तरदायित्व के साथ अपना कार्य निभाना चाहिए था, और जो कुछ भी उसने प्रसारित किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रसारित किया गया, उसको प्रसारित करने के पहले और अधिक फैक्ट्स को चेक करना चाहिए था, वेरीफाई करना चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल सेफगार्डिंग इंडिया एसे ऑन सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN बोहरा ने लिखी है। किताब में राष्ट्रीय प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा के बीच नाजुक संबंधों के बारे में बताया गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने NN बोहरा की कोशिश की सराहना भी की। This is a timely, useful contribution to the debate, or at least some aspects of the debate which is current, which is very important and which must be carried forward. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ट्रैकिंग के लिए गए 8 युवकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल बारिश और भारी बर्फबारी के कारण तलाशी अभियान रोक देना पड़ा है। पुलिस के मुताबिक तलाशी के काम में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है और मौसम में सुधार के बाद अभियान में तेजी आ सकती है। जिला प्रशासन ने तलाशी अभियान के लिए 4 टीमें गठित कर दी हैं। ये सभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं और 8 मार्च को ट्रैकिंग के लिए गए थे। पुलिस के मुताबिक 11 मार्च को उनमें से कुछ की अपने माता पिता से आखिरी बार बात हुई थी और उसके बाद से ही वो लापता हैं। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और ओले गिरे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कई इलाकों में भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई। बदले मौसम के मिजाज से तापमान में गिरावट आई है। बारिश की वजह से दिल्ली के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री तक कम होने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों को डर है कि अगर बारिश और ओलावृष्टि जारी रही तो पूरी फसल चौपट हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश जारी रहने की आशंका जताई है। हरियाणा के जींद जिले में बारिश और आंधी से चौपट फसलों को देखकर किसान सदमे में हैं। पश्चिम विक्षोभ की वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शुक्रवार से बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे फसल गिर गई है। बारिश ज्यादा होगी, आंधी तूफान ज्यादा था, कांकड़े भी ज्यादा थे। कांकड़ों की वजह से कच्ची फसल थी, ये भाग गए, पक तो सके नहीं गया, खत्म होगी, सारी चिपकी। इसमें दाना बना नहीं था, बिल्कुल बैल है कच्ची, और सारा सौदा काट कर फेंक दिया है। इस जमींदारा बहुत पीछे गया। पंजाब में 35 लाख हेक्टेयर तो हरियाणा में 25 लाख हेक्टेयर में इस बार गेहूं की फसल लगाई गई है। फसलों की कटाई अगले महीने से शुरू होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने खेती की सिंचाई नहीं करने की सलाह दी है।
साथ ही खेतों में जमा पानी को भी निकालने के लिए कहा है। किसान की जेब में जो भी हम लोगों की जेब में था सब कुछ इसमें लगा दिया, खेती में लगा दिया। गेहूं की फसल बिल्कुल हमारी बिल्कुल तैयार थी और इस समय में इस बारिश में भगवान बारिश हो गई है और इस बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया। मौसम विभाग कह चुका है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में रविवार तक बारिश होगी और आंधी चलेगी। अभी जो हमने आकलन लगाया है, जो हमारे मॉडल्स हैं, उसके अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे वीकेंड तक रहेगा उत्तर भारत में और ये धीरे धीरे मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ भी बढ़ेगा। पिछले साल भी बेमौसम बारिश के चलते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गेहूं और सरसों की फसल चौपट हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से तापमान में कमी आ गई है। घाटी के गुलमर्ग, राजौरी और कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी हुई है। कुपवाड़ा में कई सड़कें बंद होने से जगह जगह यात्री फंस गए हैं। वहीं अमरनाथ, पीर की गली, सोनमर्ग और जोजिला दर्रा और गुरेज सेक्टर में भी बर्फबारी हुई है। घाटी में पारा गिरकर 8.5 डिग्री से 4.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। पीओके से निकाले गए नेता शौकत अली कश्मीरी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर का इस्तेमाल आतंकियों को लॉन्च करने के लिए कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पीओके में खुलेआम घूम रहे आतंकियों की वजह से क्षेत्रीय परिस्थितियां भी काफी मुश्किल हो गई हैं, जिस पर पाक सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं है। उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये खुलासा किया है पाक अधिकृत कश्मीर के नेता शौकत अली कश्मीरी ने। जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान सरकार ने दोहरी नीति अपना रखी है। एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम देखते हैं कि लश्कर तैयबा के लोग दन दनाते हुए फिर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रोज़ाना रैलियाँ निकालते हैं। जैश ए मोहम्मद जो है वो ऑपरेट कर रही है। जहाद काउंसिल जिसने अभी पठानकोट के वाक़े को जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो बस ये सारे लोग जो है वो स्टेट बेनिफिटेड हैं, स्टेट की जो है वो होस्ट हैं। भारत हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह बना हुआ है। पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए शौकत अली का बयान काफी है। शौकत अली ने बताया कि पीओके का इस्तेमाल आतंकियों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। खुलेआम घूमने वाले इन आतंकियों की वजह से स्थानीय नागरिकों को भी खासी परेशानी हो रही है और सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अकीदे की जो फ्रीडम है ये वहाँ इंश्योर की जानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्योर की जानी चाहिए। रिलीजियस मिनॉरिटीज़ बुरे तरीके से जो है ना वो वहाँ फेस कर रही हैं और कोई भी टेररिस्ट ग्रुप, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उठ के तो बस्तियों को जला देता है और स्टेट जो है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक पाक और पीओके में 160 से ज्यादा आतंकी कैंप हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। 2010 में उस समय के आर्मी चीफ ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि एलओसी के पार 42 से ज्यादा आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं और ये सभी कैंप मुजफ्फराबाद और लाहौर के बीच हैं, जिनमें लश्कर के साथ दूसरे आतंकी संगठनों के कैंप भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल दावेदारों से कहा है कि वो तनाव को बढ़ावा देने से बचें। शिकागो में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की रैली रद्द किए जाने के बाद ओबामा ने ये बात कही। ओबामा ने कहा, उम्मीदवारी के दावेदार दूसरे अमेरिकियों का अपमान ना करें और उनके प्रति हिंसक ना हो। ट्रंप ने शिकागो में अपने समर्थकों और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच लड़ाई हो जाने के बाद रैली को रद्द कर दिया था। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने अपने चौथे पेशेवर मुकाबले में भी धमाकेदार जीत हासिल की है। लिवरपूल में हुए इस मुकाबले में विजेंद्र ने हंगरी के अलेक्जेंडर होरवाथ को नॉकआउट पंच के साथ तीसरे राउंड में ही चित कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में 30 साल के विजेंद्र ने अपना पेशेवर करियर का आगाज सोनी ब्रिटेन के खिलाफ जीत से किया था। इसके बाद उन्होंने डीन गिलेन को हराया और फिर बुल्गारिया के सामेत कुसिनोव को दिसंबर में चित किया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए लंबी विमान यात्रा के बाद शनिवार रात कोलकाता पहुंची। पाकिस्तान का 27 सदस्यीय दल अबू धाबी से यहां पहुंचा।
जिससे टूर्नामेंट में टीम के हिस्सा लेने को लेकर कई दिनों से चल रही अनिश्चितता पर खत्म हो गई है। पाकिस्तानी दल में 15 खिलाड़ियों के अलावा अधिकारी और सहायक स्टाफ के 12 सदस्य हैं। पाकिस्तान टूर्नामेंट का अपना पहला मैच 16 मार्च को क्वालीफायर के खिलाफ खेलेगी, जबकि इसी मैदान पर 19 मार्च को वो भारत से भिड़ेगी। पाकिस्तान को इसके बाद मोहाली में 22 मार्च को न्यूजीलैंड और इसी मैदान पर 25 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने क्रिकेट टीम के कोलकाता पहुंचने पर ट्वीट कर स्वागत किया है। और अफगानिस्तान ने आईसीसी विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को ग्रुप बी के पहले दौर के मुकाबले में जिम्बाब्वे को 59 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने मुख्य दौर के मुकाबलों में भी अपनी जगह पक्की कर ली, जहां उसके साथ श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीमें हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 19.4 ओवर में सिर्फ 127 रनों पर ढेर हो गई। और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। नामांकन पत्र में गलत जानकारी पर उम्मीदवारों को हो सकती है 2 साल की कैद। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, कानून मंत्रालय प्रस्ताव पर कर रहा है विचार। आरएसएस ने शिक्षा के निजीकरण पर जताई चिंता। बैठक में प्रस्ताव पारित। शिक्षा बजट बढ़ाने को लेकर सरकार पर बनाएगा दबाव। जमीयत के सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष का संदेश, सत्ता में बैठे लोग बना रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को निशाना। आरएसएस की आईएस से तुलना वाली गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर बीजेपी संघ का सख्त ऐतराज। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से फसलों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी। ट्रैकिंग के लिए कुल्लू गए 8 छात्र लापता। और T20 विश्व कप में हिस्सा लेने कोलकाता पहुंची पाकिस्तानी टीम। जिम्बाब्वे पर जीत के साथ सुपर 10 में अफगानिस्तान। पेशेवर मुक्केबाजी में विजेंद्र की चौथी जीत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।